Today, we have to start a very important chapter of history, that is nationalism in India. This is the only chapter we have to study in second term in history. So let us start. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. जैसा कि आपको क्लास 9th में मैंने बताया था कि नेशनलिज्म की शुरुआत जो हुई थी, राष्ट्रीयता की शुरुआत जो हुई थी, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का स्टार्टिंग जो हुआ था वो यूरोपियन रेवोल्यूशन से हुआ था। यूरोप के कई देशों में सबसे पहले नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, जैसे फ्रांस, रशिया और अन्य बहुत, इंग्लैंड और अन्य भी सारे देश। पहले आज जैसे सभी देश बटे हुए हैं, वी हैव एन आइडेंटिटी ऑफ ए कंट्री, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे अभी आप सब, हम सब जानते हैं कि वी ऑल आर इंडियन, लेकिन आज़ादी से पहले क्या सभी इंडियन थे? नहीं थे। कोई भी आदमी इंडियन नहीं था। ये फीलिंग हम में नहीं थी। क्यों नहीं था? बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मोर देन 500 स्टेट्स। राजवाड़े होते थे, अलग अलग स्टेट्स होता था। जैसे मेवाड़ राजघराना था, जयपुर था, चित्तौड़ था, ग्वालियर था, और न जाने के 500 से अधिक। आज़ादी के बाद इन सब को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। इससे पहले भारत कोई कुछ भी नहीं था, इंडिया कुछ था ही नहीं, देयर वॉज नो इंडिया। तो इसको जोड़ा कैसे गया? कैसे लोगों में ये भावना आई कि वी ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम नेशन, वी हैव द सेम आइडेंटिटी, ऑल्दो वी हैव ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस। आज हम सब जानते हैं कि मे बी कि सब लोग अलग अलग धर्म से आते होंगे, हमारे अलग अलग जातियाँ हो सकती हैं, ठीक है, हमारे अलग अलग वेशभूषाएँ हैं, पहनावा ओढ़ावा खान पान सब अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब लोगों के बीच में एक बॉन्ड है, फीलिंग है कि हम सब के सब भारतीय हैं। अगर भारतीय टीम जीतती है तो क्या केवल मुसलमान खुश होता है कि सिर्फ हिंदू खुश होता है कि सिर्फ आज सभी लोग इससे खुश होते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को ऐसा फील होता है कि वी ऑल आर इंडियन। मीन्स ये हमारा पूरा भारत ही हमारा परिवार है। It also mean to change in people understanding who they were and what their identity and sense of belonging. ये नेशनलिज्म की शुरुआत के बाद राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जब आई तो उन्होंने अपने पहचान को बदल लिया। पहले वाली पहचान अब ख़त्म हो गई। अब हम नहीं कहते हैं कि हम दरभंगा महाराज के राज्य में रहते हैं, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते। कोई मेवाड़ वाला ये बात नहीं कहता है, हाँ, और कोई चित्तौड़ वाला भी ये बात नहीं कहता होगा। सब ये कहता है कि अब हम भारत में रहते हैं, क्योंकि अब लोगों की आइडेंटिटी बदल चुकी है। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉरगिव न्यू लिंक एंड रिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। और इसके पीछे, ये फीलिंग लाने के पीछे कई 100 साल लगे ये बात को हमको समझने में कि हम सब एक ही हैं। वी ऑल आर द सेम, वी आर सेम इन द सेम फैमिली। ये बातों को समझने में हमको कई 100 साल लग गए, और जब तक ये बात हम समझे तब तक 200 साल अंग्रेज शासन करके चले गए। सिर्फ एक सोच का डिफरेंस था, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि हम लोग हैं कौन। आपस में ही लड़ कट के मरने के लिए तैयार थे, और इसका हमारे दुश्मनों ने खूब फ़ायदा उठाया। पहले मुगलों ने उठाया, उसके बाद अंग्रेज आए, फ्रांस वाले आए, डच वाले आए, सब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आप पे राज करके गए, और अंततः 200 सालों तक आपने गुलामी अंग्रेजों की। सिर्फ कमी ये था कि हमने अपने आइडेंटिटी को भुला दिया था। आपस में ही हम सब लोग लड़ कट के मरने के लिए तैयार थे, इसलिए शायद हम लोग को गुलामी करना पड़ा। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस। और ये जो आइडेंटिटी आज निकल के सामने आया, आपके देश में आया हो चाहे दुनिया के किसी अन्य देश में आया, आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी पढ़ा कि फ्रांस में क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले स्थितियां कैसी थी, आपके देश से बदतर स्थिति थी। आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा है ना कि क्या स्थितियां थी, आपसे कोई छुपा नहीं।
How did this consciousness emerge in India? In India, as in the many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. और हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना जो हुई वो लोगों में कब पनपा? जब हम सब अंग्रेजों के खिलाफ में मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे पहले आपको याद होगा 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 सिपाही मूवमेंट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, पहली बार हमने आज़ादी के लिए 1857 में लड़ाई लड़ी, 1857 में। ठीक है, और आपने देखा कि इसमें हम हार गए, हमारा देश आज़ाद नहीं हो सका। और जब बाद में इसको देखा गया, उसका कंक्लूजन निकाला गया कि भाई हार का कारण क्या था। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सिंपल, द इंडियन पीपल आर नॉट यूनाइटेड। इंडियन पीपल आर नॉट यूनाइटेड, दे हैव नॉट फॉट टुगेदर, they fought separately. There is no one leader to guide them, so we have lose that battle. The simple reason is this. Just I will give you an example. आप सब फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं ना? अगर फुटबॉल में सारे प्लेयर्स ये सोच ले 11-11 का दोनों टीम में होते हैं, उसमें मिडफील्डर होता है, स्ट्राइकर होता है, गोलकीपर होता है। अगर सब प्लेयर ये सोच ले कि हम ही गोल करेंगे और सब अलग अलग खेलने लगे तो क्या होगा? कोई भी गोल नहीं कर पाएगा। सेम स्थिति 1857 में थी। झांसी अपने लिए लड़ रहा था कि हमारे झांसी को आज़ाद करा लेना, मेवाड़ अपने लिए लड़ रहा, मेवाड़ को हमको आज़ाद करा लेना। हाँ, चित्तौड़ अपने लिए लड़ रहा, ग्वालियर अपने लिए, जूनागढ़ अपने लिए, हैदराबाद अपने लिए, सब अपने अपने लिए लड़ रहे। कोई यूनाइटेड मोशन नहीं है कि हमको इस बात के लिए लड़ रहा, कोई इंडिया की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था। एक गोल के लिए लड़ते तो शायद हम 1857 में ही आज़ादी की लड़ाई जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एंड दैट इज व्हाई वी हैव लूज दैट बैटल। दैट इज द सिंपल रीजन बिहाइंड दिस, द लैक ऑफ यूनिटी इन द पीपल ऑफ इंडिया इज द मेन रीजन that we have lose the battle of 1857. This sense of being oppressed under the colonies provided a sheer bond that tied many different groups together. आज हमारे देश में शायद जितनी जनजातियां हैं, जितना डाइवर्सिटी है, इतना दुनिया के किसी देश में नहीं। इतना दुनिया के किसी देश में इतनी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है जितना कि हमारे भारत में पाया जाता है। इतने तरह देख लीजिए ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैनिज्म, बौद्धिज्म, पारसीज, दीज आर द मेजर रिलीजन इन आवर कंट्री। 22 languages are guaranteed by the Constitution of India. They are the scheduled language, 22 languages. और इसके अलावा भी हजारों भाषाएं बोली जाती, 100 से ज़्यादा भाषा में तो पेपर छपता। आप भारत के ईस्ट से वेस्ट जाइए, नॉर्थ से साउथ जाइए, आप देखिएगा कि कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती, कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह के रहन सहन है, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ अलग अलग है। लेकिन आज एक ऐसा बॉन्ड है कि सबको आपस में जोड़ के रखता है, दैट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, दैट द फीलिंग ऑफ यूनिटी, दैट वी ऑल आर इंडियन। हाँ, दिस इज द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द इंडियन पीपल दैट टाई अस टुगेदर। अदरवाइज इतने डाइवर्सिटी को तो मेंटेन करना हालत खराब हो जाए, कई भागों में देश बट जाए, लेकिन दिस इज द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया दैट हैव बाइंड इट टुगेदर। ओके, दिस इज द लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द यूनिटी। नहीं तो आपने बेल्जियम के हालात भी देखे हैं, बगल का श्रीलंका का हालात देखा है, दो डाइवर्सिटी को नहीं मेंटेन कर सके, सिंगला और तमिल को आपस में नहीं मेंटेन कर सके। तब हमारे देश में तो इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे पहनावे उड़ावे, तो कई हिस्सों में बढ़ जाता। लेकिन ये लोगों का अपना समझ है, रहने की चाहत है एक साथ,
और एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है जो हम सब को आपस में बांध के रखा है, और हमको इस बात पे गर्व महसूस होता है कि हम सब के सब भारतीय हैं। और ये भारतीयों को समझने में काफ़ी लंबा समय हमको लगा, ये फीलिंग पनपने में। और इसका शुरुआत जो हुआ था, हमारा देश जब गुलाम था और जब हम साथ साथ लड़ रहे थे, तब इसकी शुरुआत हुई थी। हम सब आपस में पहचानना शुरू किए थे, नहीं हम तो एक ही हैं, वी ऑल आर द सेम। और देखिए, जिस समय ये बात हम समझ गए 1947 में, 1947 में, जब हमको ये बात समझ में आ गया कि हम सब लोग एक हैं, और अंततः देखिए अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना पड़ गया, क्योंकि उस समय लड़ाई भारत के लिए लड़ाई हो रही थी। कोई मेवाड़, चित्तौड़ और ग्वालियर के लिए लड़ाई नहीं हो रही थी, भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी 1947 में। इसलिए अंग्रेजों को अंततः देश को छोड़ना पड़ गया। बट ईच क्लास एंड ग्रुप felt the effect of colonies differently in their experience were varied and their nations for freedom not always the same। लेकिन आपने देखा, आगे देखिएगा इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये भावना को लाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी हमारे लीडर्स को, ये लोगों को समझाने में कि हम सब एक हैं। इस पाठ के माध्यम से आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी। The Congress under Mahatma Gandhi tried to forget these groups together within one movement। और उस समय सिंगल एक ही पार्टी थी हमारे देश में, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और महात्मा गांधी के साथ उस समय के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे। उन्होंने देश के सभी हिस्सों में जा के लोगों को समझाया है कि हम सब एक हैं, एक हो जाएं, जिससे कि देश को आज़ादी दिलाई जा सके। इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक्स यू हैव रीड अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी सेम। इससे पहले भी आप इस चैप्टर के माध्यम से हम फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर 1920 के बारे में पढ़ेंगे। 1920 के बाद हमारे देश में कौन कौन से परिवर्तन आए, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उसका नेतृत्व कैसे किया गया, और उसके क्या क्या इफेक्ट, प्रभाव पड़े, इन सभी बातों के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम आपको बताएंगे। In this chapter we will pick up the story from 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement। 1920 के बाद हमारे देश में दो मेन मूवमेंट्स हुए थे, दो प्रमुख आंदोलन हुए थे। एक असहयोग आंदोलन, असमन्वय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दीज आर द टू मेजर मास मूवमेंट, दीज आर द टू मेजर मास मूवमेंट that have helped in uprootation of the British Empire from the India। These two movement, ये दो मूवमेंट के कारण पूरे उसका जड़ तक हिला दिया था गांधी ने और हमारे देश के लीडर्स ने, और अंततः हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। Now we have the topic that is the First World War, Khilafat and non-cooperation movement। In the year after 1919, we see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle। 1919 के बाद आप देखिए कि हमारे देश में वैसे जगह जहाँ पे अभी तक मूवमेंट नहीं पहुँचा था, वो सब जगह भी धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ भी आंदोलन छिड़ गया था। पूरे देश में हमारे देश के सभी जाति, सभी धर्म, ट्राइबल हो या किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का, सभी का बराबरी का योगदान था देश के आज़ादी में। सभी ने पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़ी थी। हाउ वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप देखिए, उस समय 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। 1914 टू 1918
और यूरोप के ज़्यादातर देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, यूरोप के ज़्यादातर देशों में इसमें हिस्सा लिया था। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारे देश में नए इकोनॉमिक कंडीशंस बने, चूँकि हमारे देश में अंग्रेजी जो कंपनियां थीं वो उस समय युद्ध में इंग्लैंड को सपोर्ट करने में लगी थी, चूँकि हम लोग तो गुलाम थे। तो उसको हमने एकदम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और उसके आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा कि किस तरह से उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में बढ़ा, इसका हमने खूब फायदा उठाया था। It led to the huge increase in the defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. क्या हुआ? लड़ाई अंग्रेजों ने लड़ा और हर्जाना कहा कि भारतीय भरेंगे। चूंकि वॉर लड़ा गया, बहुत पैसे खर्च हुए, हमारे देश के बहुत सारे लोगों उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। बहुत सारे लोग यहाँ से अंग्रेजों के सिपाही बन के गए थे लड़ाई लड़ने के लिए। और जब युद्ध का खात्मा हुआ 1918 में, तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में आके हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स किस बात के लिए? क्योंकि वॉर में जितना उनका एक्सपेंस हुआ था वो सब इसी के माध्यम से निकाला जाएगा, रिकवर किया जाएगा। कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द वॉर प्राइसेस। और उस समय क्या हुआ? हर चीज़ का दाम कई गुना बढ़ा दिया गया, उस पर टैक्स लागू कर दिया गया, नया नया टैक्स सिस्टम लागू किया गया, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता था। इसके कारण 1913 से 1918 तक हर चीज़ का कीमत 2 गुना 3 गुना बढ़ गया, ड्यू टू द इंक्रीज इन द टैक्स, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और इसके कारण हमारे देश के लोग उस समय बहुत गरीबी में थे, उनका स्थिति बद से बदतर होता चला गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। Villages were called upon to supply soldiers and force equipment in rural areas caused widespread anger. उस समय अंग्रेज लोग अपने आर्मी में ज़बरदस्ती गांव के लड़कों को, जो यंग बच्चे होते थे 18 साल 19 साल 20 साल वाले, उनको ज़बरदस्ती फोर्स में भर्ती कर लेते थे और उनको लड़ाई लड़ने के लिए भेज देते थे। और इसके कारण हमारे देश के गांव में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत की भावना बढ़ने लगी। चूँकि भाई आप लड़ाई लड़ने गए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग बच्चे मर गए उसमें। अब इसके कारण कोई भी भारतीय जो लोग थे वो अपने बच्चों को फोर्स में जाना देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ले जाने के बाद उनका कोई अता पता नहीं चलता था कि वो कहाँ चले गए, कोई उनका खोज खबर देने वाला नहीं था। लेकिन अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती इन बच्चों को बहाल करते थे सिपाही में, और उनको कोई खोजने पूछने वाला नहीं होता था। अब इसके कारण, ज़बरदस्ती भर्ती के कारण लोग उनसे एकदम खफा हो गए, अंग्रेज लोगों से। कई जगह पे उनका प्रोटेस्ट होने लगा। देन इन 1819, 1920 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसी समय क्या हुआ 1918, 1920 के आसपास, कि देश के कई हिस्सों में हमारे यहाँ फसल बर्बाद हो गया, जिसके कारण लोगों को भुखमरी के हालात का सामना करना पड़ा। According to the census of 1921, 12 to 13 million people preceded a result of famine and epidemic. लगभग 12 से 13 मिलियन लोगों को सफ़र करना पड़ा। इसमें से कितने सारे लोग गुजर गए फेमाइन के कारण, अकाल के कारण, भुखमरी के कारण। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, चूँकि कंडीशंस बहुत ख़राब था। नाउ I will appear in the tomorrow classes with a new topic, that is the idea of Satyagraha. Thank you.